चला है न्यूज 18 अपडेट का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। पहली खबर आपको गया से बताते हैं, जहां आज निकाय प्रतिनिधियों को शपथ दिलाई गई। डिप्टी मेयर चिंता देवी शपथ लेने के दौरान शपथ पत्र पढ़ ही नहीं पाई। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने शपथ पत्र को पढ़ा और डिप्टी मेयर ने उसे दोहराया। आप सुन सकते हैं कि डीएम त्यागराजन शपथ पत्र को पढ़ रहे हैं और डिप्टी मेयर उसे दोहरा रही है। ये समस्या चिंता देवी के कम पढ़े लिखे होने के कारण आई और शपथ लेने के बाद चिंता देवी ने डिप्टी मेयर चुनने के लिए क्षेत्र की जनता को आभार जताया। समिति हम पढ़ेंगे, आप पीछे पढ़ते जाइएगा। ईश्वर की शपथ लेती हूँ और सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय पीठासीन पदाधिकारी या सशक्त अस्थायी समिति के सदस्य के आज मैं शपथ ग्रहण ले रही हूँ। सब जनता को शुभकामना दे रहा हूँ अपनी तरफ से और बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत शुभकामना। और बिहार में एक साथ 81 सरकारी डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह अहम और बड़ा निर्णय लिया गया। सरकारी अस्पतालों में अक्सर डॉक्टरों के नदारद होने की खबरें सामने आती है और ऐसे में सरकार ने लापरवाह डॉक्टरों की रिपोर्ट तैयार करवाई और ऐसे लापरवाह 81 डॉक्टरों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसमें 64 ऐसे डॉक्टर हैं जो पिछले 5 सालों से ड्यूटी पर आ ही नहीं रहे थे। कैबिनेट की बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर लगी है, जिसमें राज्य के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक के साथ साथ उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए जन सहयोग से भूमि और भवन हासिल करने के साथ साथ नामकरण की प्रक्रिया को भी स्वीकृति दे दी गई है। वहीं पटना लॉ कॉलेज के लिए सहायक अध्यापक के 148 पदों को सृजित करने के अलावा 41 कर्मियों के पद सृजन को मंजूरी मिली है। आज करीब 81 डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है और जो 5 वर्षों से ऊपर अपनी ड्यूटी से लापता थे, उसमें 64 डॉक्टर थे जो 5 वर्षों से ऊपर अपने ड्यूटी से लापता थे और अन्य डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई और कुल 81 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर उपस्थित रहें, अस्पताल में इलाज करें। वहीं रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बाद अब शिवानंद तिवारी भी चंद्रशेखर के साथ खड़े हैं। पटना में पार्टी कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी के बीच ही दो फाड़ नजर आई और आपस में बहस करते नजर आए। जगदानंद सिंह के संबोधन के दौरान ही शिवानंद तिवारी ने इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पार्टी की बैठक बुलाने को कह दिया और इतना ही नहीं, शिवानंद ने लोहिया और अंबेडकर की आड़ में रामायण पर भी टिप्पणी की है। कहा है कि रामायण में हीरा मोती भी है और कूड़ा करकट भी। कूड़ा कचरा हटाने के चक्कर में हम हीरा मोती नहीं फेंक सकते। वहीं विवादों के सूत्रधार चंद्रशेखर अपने बयान पर बिल्कुल कायम हैं और वे अब मीडिया से उलझ भी रहे हैं। अथवा क्षणभंगुर धर्म के साथ जुड़ी हुई है, जैसे शूद्र या नारी की निंदा और गौ विप्र की पूजा। मोती को चुनने के लिए कूड़ा निकलना जरूरी नहीं है, कूड़ा साफ करते वक्त मोती फेंकना भी जरूरी नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये चाहते हैं कूड़ा भी रहे, हम कहते हैं हीरा मोती भी रहे। नफरत फैलाने की बात उन्होंने नहीं कही थी। हम लोग एक ही बात हम कह रहे हैं कि हम कूड़ा को साफ करेंगे, कचरा को साफ करेंगे, हम उसके लिए हीरा मोती को रखेंगे। हीरा मोती रहेगा। बहुत सी चीजें उसमें जो अच्छी है इंसान के लिए, इसमें कहाँ बहस है। लेकिन पूरे देश में इस बयान की निंदा हो रही है। देश में निंदा नहीं हो रही है, देश में निंदा नहीं हो रही है, गंदी लोग निंदा कर रहे हैं। इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है और कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। तो अगर हम इस तरह की बात करेंगे कि रामायण सिर्फ घृणा फैलाता है
तो मैं व्यक्तिगत रूप से उस राय के साथ उसके सहमत शब्दों नहीं से हूँ और हमको नहीं लगता है कि पार्टी के अंदर इस मामले में विचार हुआ है कि पार्टी जो है इसका समर्थन करेगी। लेकिन ऐसा प्रोफेसर कहीं नहीं, कोई चंद्रशेखर बात ने कहा नहीं। कि ये घृणा फैलाने वाला पार्टी के अंदर जो है इस तरह का मेजर डिसीजन होता है, सुनिए, मेजर डिसीजन होता है। हम भी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपको मीटिंग में तय होना चाहिए, तेजस्वी भी रहे उस मीटिंग में कि हाँ भाई इस मामले में क्या तय ये होना चाहिए। ये सही बात है, बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति को जलाया है 1970 में। उसी तरह से मान लीजिए चंद्रशेखर जी ये राय रखते हैं कि उसमें शूद्रों के बारे में, महिलाओं के बारे में जिस तरह का बयान किया गया है, जिसको कूड़ा कचरा मानते हैं, उसका ही विरोध करने का इनको अधिकार है। लेकिन ये किसको अधिकार मिल गया है कि ये अपनी बात कहें तो उनका कह दे कि साहब जीभ काटने के लिए 10 करोड़ का हम इनाम रखेंगे। ये घृणा और नफरत फैलाने वाले लोग। भाई आप एक वीडियो दिखाओ ना, जो मैं बोला हमको दिखा दो ना। ठीक है, मैं आपको भाई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप हमको दिखा दो दीजिए। मैं कहा रामचरित मानस के खिलाफ क्या हूँ, रामचरित मानस के कुछ छंद का विरोध किया, बस वही पूरा कचरा है। तो शिक्षा मंत्री वो वीडियो दिखाने की बात कर रहे हैं जिसमें उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला बताया है। तो उनके लिए हम उनके बयान का ये वीडियो भी दिखा देते हैं। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार का दूसरा और देश का 7वां तारामंडल दरभंगा में बनकर तैयार है, जिसे आज से आम लोगों के लिए खोल भी दिया गया। हालांकि अभी कुछ दिनों तक लगातार स्कूली बच्चों के लिए ही यहां पर शो का आयोजन किया जा रहा है और आज के पहले दिन के शो में काफी संख्या में स्कूली बच्चे तारामंडल पहुंचे और अंतरिक्ष में होने वाले खगोलीय घटना चक्र को बेहद नजदीक से देखा। धरती पर बैठ करीब 40 मिनट अंतरिक्ष की सैर कर छात्रों ने तारे, ग्रह, नक्षत्र, उपग्रह की जानकारी और ज्ञानवर्धन के बाद बाहर निकले बच्चों की खुशी का ठिकाना न था। वहीं तारामंडल देखने के लिए बच्चों की लंबी कतार लगी रही और इसके अलावा बच्चों के साथ आए टीचर और कुछ अभिभावक भी खुद अपने आप को रोक नहीं पाए और उन्होंने भी न सिर्फ बच्चों के साथ आज 2D शो को देखा, बल्कि पूरे तारामंडल कैंपस में घूम घूम कर खूब आनंद हुए। देखा हम लोगों ने साइंस देखे कि मिशन को एक स्टार्स भी, वो एक स्टार होता है, तो वो मतलब बहुत हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा स्टार जो सन जो है वो स्टार है। तो हमने उसमें गैलेक्सीज देखी, मिल्की वेज, अर्थ, मार्स, जुपिटर, किस तरह से वहाँ पे स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट्स ने लेके गए, किस तरह से वहाँ से टेक ऑफ हुआ, ये सब हम लोगों ने उसमें देखा और काफ़ी मज़ा आया। इंतज़ार बहुत दिन से इंतज़ार था। जब मैंने पहला शो देखा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये अंतरिक्ष वास्तव में क्या है, पृथ्वी क्या है, आपका जुपिटर क्या है, मार्स क्या है, वेनस क्या है, इन सब के बारे में जानकारी यहाँ पे मिलती है और स्कूली बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। वहीं बक्सर के बनारपुर गांव में किसानों पर हुई पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई और बिहार सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ बक्सर सांसद सह केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे बक्सर के अंबेडकर चौक पर मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। वे किसानों को न्याय देने की मांग पर अड़े हुए हैं।
और अगली खबर बक्सर से है, जहां किसानों पर हुई पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के बाद बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी किसानों से मिलने बनारपुर गांव पहुंचे। सुशील मोदी ने पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। सुशील मोदी ने किसानों की जनसभा को संबोधित भी किया और राज्य सरकार से किसानों के हित में फैसला लेने की मांग की है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनकी पिटाई करना और जो आक्रोश पैदा हुआ वो इसी का परिणाम है। तो देखिए, पूरी घटना में 3 चीजें हैं। एक तो किसानों को मुआवजा, किसानों ने अपनी जमीन दी इसको फैक्ट्री को लगाने के लिए, तो उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और 2012-13 की दर पर नहीं बल्कि वर्तमान दर पर उसको मुआवजा मिले। कंपनी का कहना है कि भाई जो बिहार सरकार हमको कहेगी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधिग्रहण करना ये राज्य सरकार का काम है, मुआवजा तय करना ये राज्य सरकार का काम है। सतलज विकास निगम, विद्युत निगम जो है, जो बिहार सरकार और मांगेगी और वो देने के लिए तैयार है। तो पहला मुद्दा तो मुआवजा है। वहीं बक्सर के चौसा में पावर प्लांट पर हुए हमले आगजनी मामले में विभिन्न धाराओं में अब तक 5 मामले दर्ज किए गए और सभी एंगल से जांच की जा रही है। एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार के मुताबिक अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जांच के दौरान ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि इस बवाल के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं थी। अगर इस मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का विरोध और गिरफ्तारी के फलस्वरूप जो घटना घटित हुई है उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद अगले दिन उपद्रवी भीड़ के द्वारा जो तोड़फोड़, पत्थरबाजी और वाहनों को आग लगाए जाने की घटना घटित हुई, उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया। इसमें षड्यंत्र की धारा भी लगी हुई है, तो पुलिस ये जांच करेगी कि यह उपद्रव किस षड्यंत्र और किस घटनाक्रम के तहत किया गया। और बिहार में सड़कों की डिजाइन में खामियों को दूर करने के लिए पथ निर्माण विभाग ने 6 महीने पहले एक ऑनलाइन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया था, जिसकी चर्चा अब दूसरे राज्यों में हो रही है। उड़ीसा की एक टीम इस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सिस्टम को समझने के लिए पहुंची है और अधिकारियों से एक एक चीज की बारीकियों को समझ रही है। देश में बिहार पहला राज्य है जहां मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन के जरिए 13,000 किलोमीटर की सड़कों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन की जा रही है और जहां भी किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिल रही है उसे तुरंत ठीक कराया जा रहा है। जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। पथ निर्माण विभाग बिहार के कमांड एंड कंट्रोल रूम की चर्चा अब देश भर में होने लगी है और उड़ीसा की टीम पटना पहुंची है और कमांड एंड कंट्रोल रूम का जायजा ले रही है। तो सबसे पहले आपको हम कंट्रोल रूम की तस्वीर दिखाते हैं, जहां से पूरे बिहार में जो है जो सड़कें हैं उस पर नजर रखी जा रही है और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। यानी कहीं भी अगर त्रुटि है, गड़बड़ी है तो सीधे यहां पर पता चल जा रहा है। जो इंजीनियर हैं या ठेकेदार हैं उनको जानकारी दी जा रही है और 1 महीने के अंदर जो भी फॉल्ट है उसे दूर किया जा रहा है। तो यही वो कमांड एंड कंट्रोल रूम है जिसकी शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन अब ये रंग लाने लगा है और जाहिर है जो भी कर्मी है, देख सकते हैं यहाँ पर 24/7 जो है यहाँ पर निगरानी की जाती है। यही वजह है कि अब दूसरे राज्य में भी अब धीरे धीरे इस कंट्रोल रूम की चर्चा हो रही है और वहां से टीम बिहार पहुंचने लगी है। तो ये आप कंट्रोल रूम देख रहे हैं और जरा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो अधिकारी हैं उनसे। जो कंट्रोल रूम है यहाँ से अभी क्या फीडबैक मिल रहा है? अभी जब से ये कंट्रोल रूम इम्प्लीमेंट किया गया है तो ओपीआरएमसी के अंतर्गत जितने भी रोड आ रहे हैं उसमें से लगभग अभी मोर देन 75% में कोई डिफेक्ट नहीं मिल रहा है। ऑन द रियल टाइम मॉनिटरिंग होने के कारण जो भी डिफेक्ट्स आ रही है वो 72 घंटे के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा रेक्टिफाई कर दिया जा रहा है। और फिलहाल जो भी देख रहे हैं जो यात्रा चल रहा है इसमें भी आज तक कोई ओपीआरएमसी के रोड के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन, यात्रा पर भी नजर रखी जा रही है, मतलब उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं अभी तक आया है जो ओपीआरएमसी के रोड में ये डिफेक्ट्स है। जैसा कि मैंने बताया मोर देन 75% जो है सो डिफेक्ट्स सक्सेस है। रोड कहीं कोई डिफेक्ट्स नहीं है, मतलब जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर जो है सो उसका एप्लीकेशन अभी फिलहाल काम कर रहा है। अभी ये रियल टाइम मॉनिटरिंग जो हम लोगों ने एप्लीकेशन बनाया, मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशन है जो कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर्स सबको दिया गया है। जो भी इंजीनियर्स इस पे जो डिफेक्ट्स होता है उसको जो है सो तुरंत डिफेक्ट्स नोटिफाई करके वो सबमिट करते हैं और उसी समय पे वो कॉन्ट्रैक्टर के पास भी नोटिफिकेशन चला जाता है, एज वेल एज कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में भी आ जाता है। अभी और टीम पहुंची है उड़ीसा से। हाँ। देख सकते हैं उड़ीसा से जो टीम है यहाँ पर लगातार जानकारी ले रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर ये जो कमांड एंड कंट्रोल रूम है कितना कारगर है और बाकी राज्यों में इसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो तमाम जो अधिकारी हैं देख सकते हैं इस वक्त बिहार सरकार की टीम भी है और उड़ीसा सरकार की भी टीम है। निश्चित रूप से देश का पहला ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है जो चर्चे का विषय बना हुआ है और इसका सक्सेस रेट जो है काफी बेहतर माना जा रहा है। तो हमारे साथ उड़ीसा सरकार के अधिकारी भी हैं, जरा हम बात कर लेते हैं। सर, क्या लग रहा है कि बिहार
पहुंचे आप और कमांड एंड कंट्रोल रूम का आपने जायजा लिया है, बहुत अच्छा लगा, ये देख के बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो 13,000 किलोमीटर ये लोग कर रहे हैं OPRMC से, हमारा स्टेट में भी ये लागू करने के लिए हम तैयार हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऑफिशियल भी तो प्रोसीजर है, जाके हम फीडबैक देंगे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी सिंह साहब को, अपना मिनिस्टर जी को, और वो जितना जल्दी कमिंग फाइनेंशियल ईयर में जैसा कि वो लागू हो जाएगा हम तुरंत ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये वेरी प्रभावित है। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एफिशिएंसी, एफिकासी। हर पब्लिक को ये चाहिए कि अच्छा रोड है। यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं, क्या निश्चित रूप से बिहार सरकार ने काफी ऐतिहासिक कदम उठाया था और 6 माह पहले ही कमांड एंड कंट्रोल रूम की शुरुआत हुई थी, जो देश का पहला कंट्रोल रूम माना जा रहा है, और 13,000 किलोमीटर जो सड़कों की जाल बिहार में है उस पर सीधे ऑनलाइन और हाईटेक तरीके से निगाहें रखी जा रही है और मॉनिटरिंग के बाद जहां त्रुटियां हैं उसे दूर की जा रही है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना सिटी में सरस्वती पूजा के लिए चंदा के नाम पर रंगदारी वसूलने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई अपराधी फरार हो गए। गिरफ्तार अपराधियों में सैदपुर हॉस्टल के पूर्ववर्ती छात्र रोशन कुमार और समीर कुमार हैं। पुलिस ने इन दोनों की मोबाइल को जब्त कर लिया है और पुलिस को सूचना मिली थी कि सरस्वती पूजा के लिए चंदा वसूली के नाम पर कुछ बदमाश रंगदारी वसूल रहे हैं और इसके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसमें हॉस्टल के लिए भी कुछ छात्र शामिल थे। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी रंगदारी को लेकर एक युवक की हत्या की साजिश रच रहे थे। पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा हुआ है उनमें से काफियों का। ये लोग इकट्ठा हुए, पिछले कुछ दिनों से इकट्ठा हो रहे थे सैदपुर में, और इनका जो है बेसिकली प्लान या इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि ये लोग इकट्ठा होके रजिस्टर लेके प्रॉपर जैसे सरस्वती पूजा को लेके जितना पैसा, जितना चंदा या रंगदारी पूर्वक जितना भी ये मटेरियल इकट्ठा कर सकें, ये उसका जो है हिसाब किताब लगा रहे थे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज